दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए 4 जून को और अब अगले हफ्ते में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है मोदी 3.0। बट इस सरकार को हम प्योर बीजेपी की सरकार नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट होगी। अब जब कोएलिशन गवर्नमेंट होगी तो इसमें जो बाहरी पार्टियां होंगी उनकी सपोर्ट बड़ी अहम होगी। तो इसमें जो अहम नाम सामने आ रहा है वो है तेलुगु देशम पार्टी का। तेलुगु देशम पार्टी क्या है, इसके जो हेड हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अगले 5 साल तक हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम जानेंगे चंद्रबाबू नायडू के बारे में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में आज के एपिसोड में। चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी को हेड करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी इनके द्वारा नहीं बनाई गई थी। ये इनके ससुर श्री एन.टी. रामाराव द्वारा बनाई गई थी। तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा 1980s में। तो ये कहानी 1980 से शुरू होती है टीडीपी के बारे में। अब हम थोड़ा सा एनटीआर के बारे में बात करेंगे। एनटीआर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से पहले फिल्म स्टार थे तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वो 1950 से लेकर 1993 तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और उनके जो रोल होते थे, तेलुगु देशम के जो संस्थापक थे एनटीआर, उनके वो जो रोल प्ले करते थे वो ज़्यादातर डेमी गॉड्स के होते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महाभारत के सारे करेक्टर्स के बारे में रोल प्ले किए अपनी मूवीज़ में। जब हम पीछे बात करते हैं तो उस टाइम एजुकेशन लेवल लो था और साउथ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत फिल्म स्टार्स होते थे उस ज़माने में, उनको भगवान के बराबर दर्जा मिलता था। तो अब ये जब रोल भी करते थे तो गॉड्स के रोल करते थे। तो इन पब्लिक ने इनको बहुत, जब ये पॉलिटिक्स में आए, हाथों हाथ लिया। तो इन्होंने 1982 में इसकी टीडीपी के जो नींव रखी। अब जब ये टीडीपी बनाई इन्होंने, इनके बारे में और ये चंद्रबाबू नायडू की एंट्री कहाँ पर हुई, तो एनटीआर की तो पहली जो मैरिज थी, 2 मैरिज की उन्होंने। पहली मैरिज से उनको 12 संतान थी, मतलब 12 बच्चे थे, 8 बेटे और 4 बेटियां थी। तो जो एनटीआर के जो चौथे बेटे हैं, उनके बेटे आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, जिनको हम जूनियर एनटीआर के नाम से जानते हैं। तो जूनियर एनटीआर के पोते हैं। अब वो एक हिसाब से रिलेशन में भी आते हैं चंद्रबाबू नायडू के। तो अब हम चंद्रबाबू नायडू पे आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की मैरिज जो हुई वो एनटीआर की 3rd डॉटर से, नारा भुवनेश्वरी, उनसे उनकी मैरिज हुई 1981 में। तो अब हम स्टोरी को यहीं छोड़ देते हैं एनटीआर की। तो अब हम वापस आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की स्टोरी के ऊपर, जो हमारा मेन स्टोरी है, आज का टॉपिक है। चंद्रबाबू नायडू का जो बर्थ है वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में 20 अप्रैल 1950 को हुआ। अब ये अपने एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ये 1975 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1975 में। उस टाइम संजय गांधी और एमरजेंसी का टाइम था और ये संजय गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और नेशनल यूथ कांग्रेस के वहाँ के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के ये प्रेसिडेंट बन गए। और इन्होंने 2 साल के अंदर ही इलेक्शन भी लड़ा कांग्रेस की तरफ से और उसमें ये जीत कर आए एज ए एमएलए। अब जब ये जीत कर आए एज ए एमएलए और इनका करियर आगे बढ़ता गया, 1981 के अंदर ये जब एक पॉलिटिशियन ही थे और एनटीआर ने अपनी 3rd डॉटर के साथ
इनकी मैरिज फिक्स कर दी। 1981 में इनकी मैरिज हो गई, बट ये रहे कांग्रेस में ही उस टाइम पर भी। अब एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई 1982 में, और बट ये कांग्रेस में थे और इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के अगेंस्ट ही चुनाव भी लड़ा कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और ये जीत कर भी आए। अब एनटीआर ने जो तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी 1982 में, तो उस पार्टी ने 1983 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में पहली बार अपने कैंडिडेट उतारे और क्लीन स्वीप किया उसमें। बट जो इनके दामाद थे, उस टाइम मैरिज तो हो ही चुकी थी, चंद्रबाबू नायडू, वो कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए। तो ये चल रहा था। इन द मीन टाइम एनटीआर ने इनको ऑफर किया कि आप तेलुगु देशम पार्टी में आओ और मेरे घर की पार्टी है, इसको ज्वाइन करो। फाइनली 1985-86 के अंदर इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की, और ये जब इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की और एनटीआर के सपोर्ट में आ गए, कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने, तो ये एनटीआर की नजरों में चढ़ते गए और इनको 1986-7 में इनको तेलुगु देशम का जनरल सेक्रेटरी, तेलुगु देशम पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया एनटीआर द्वारा। तो ये सब चल रहा था। इन द मीन टाइम जो अगले इलेक्शन आए थे 1983 के बाद 87-88 में, उसमें तेलुगु देशम पार्टी को डिफीट मिली। अब वो तेलुगु देशम पार्टी इलेक्शन हार गई, बट चंद्रबाबू नायडू, हमारे आज के एपिसोड के हीरो, ये उसमें जीत गए, ये इलेक्शन में जीत गए और इनको ऑपोजिशन का लीडर बना दिया गया। और इनका जो टेन्योर था उसमें एज ए ऑपोजिशन लीडर, उसमें काफ़ी जो डिसीजन लिए उसमें सपोर्ट मिली तो पब्लिक से भी, और जो लेजिस्लेटर से एमएलए थे उनसे भी सपोर्ट मिली, और ये पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ती गई। इसके बाद 1995 में जब अगले इलेक्शन की बारी आई असेंबली इलेक्शंस में, तो उसमें जब ये अपना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इन्होंने काफ़ी मेहनत की इलेक्शंस में एनटीआर के रहते हुए, और 1995 का जो असेंबली इलेक्शंस था, इन्होंने टीडीपी को अच्छे मार्जिन के साथ जीत दिलवाई। अब ये इन्होंने जीत दिलवाई, वापस एनटीआर चीफ मिनिस्टर बन गए। बट उसी दौरान बैक फ्लैश में पर्सनल फ्रंट पे घटना हुई। अब वो घटना ये हुई, एनटीआर ने 1993-94 में सेकंड मैरिज कर ली। अब जो सेकंड मैरिज की, उनकी वाइफ जो थी लक्ष्मी पार्वती, उनके साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फैमिली में बनते गए, जिसकी वजह से इनके भी अपने ससुर जी के साथ ताल्लुकात खराब होते गए। और फाइनली क्या हुआ, 1995 में इन्होंने अपने ससुर जी एनटीआर के अगेंस्ट कूप किया, फैमिली कूप जो भी था, और तेलुगु देशम पार्टी पूरी इनके पास आ गई, क्योंकि जो सारे एमएलए थे वो इनके सपोर्ट में थे। तो तेलुगु देशम पार्टी के जो संस्थापक थे, उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। 1996 में उनकी डेथ हो गई और उनकी स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जब तेलुगु देशम पार्टी इनके पास आ गई, जो एनटीआर की सेकंड वाइफ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि तेलुगु देशम पार्टी को वो चलाएं, बट वो नहीं हो पाया। और ये एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को अच्छे लेवल तक खड़ा किया। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पर्सनल फ्रंट पे ही गेन किया, इन्होंने स्टेट को बहुत कुछ दिया। आज अगर हम हैदराबाद में बात करते हैं हाईटेक सिटी के बारे में, जैसे दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव है, तो इसको डेवलप करने का सारा श्रेय एनटीआर के जो ये दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू के नाम पे ही जाता है। हाईटेक सिटी को डेवलप करा है चंद्रबाबू नायडू ने। जब ये चंद्रबाबू नायडू ये सब काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसी दौरान सेंटर की पॉलिटिक्स में काफ़ी फेरबदल हो रहे थे, और कोalition गवर्नमेंट चल रही थी देवेगौड़ा जी की, उसके बाद IK गुजराल की, इंद्र कुमार गुजराल की, वो नहीं चल पाई। वाजपेयी जी भी छोटे छोटे टेन्योर में रहे 2 बार, और 1999 में एक NDA अलायंस बना, उसमें चंद्रबाबू नायडू का रोल काफ़ी अहम हो गया, बिकॉज उनको कन्वीनर बनाया गया
एनडीए का इनिशिएटिव उन्हीं का था और वाजपेयी जी ने पूरा सपोर्ट दिया। 1999 के इलेक्शन जिस तरह से इस बार 2024 के इलेक्शन हुए, असेंबली के भी इलेक्शन हुए, उस टाइम आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था, तेलंगाना नहीं बना था, प्लस सेंटर के भी इलेक्शन थे। तो इधर सेंटर में एनडीए अच्छे मार्जिन के साथ जीत कर आया, मेजोरिटी के साथ आया और उन्होंने सरकार बनाई वाजपेयी जी ने, जिसमें एनडीए के कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू ही थे। तो 99 से 2004 ये बिल्कुल वाजपेयी जी के साथ ही रहे। इनके जो एमपी चुनकर आए थे, ये इन्होंने ये बोला कि वाजपेयी जी ने तो उनको बोला कि हम 8 आपको मिनिस्ट्री देते हैं, बट इन्होंने बोला कोई मिनिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए और मैं आपको बाहरी सपोर्ट दूंगा। तो बाहरी सपोर्ट के साथ इशू बेस्ड सपोर्ट इन्होंने एनडीए के साथ कंटिन्यू किया। अब जब गुजरात के इलेक्शन आए 2002 में और उस टाइम नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब गुजरात के रॉयट्स हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू ने वाजपेयी जी से बोला कि आप मोदी जी का इस्तीफा लीजिए, और क्योंकि जो ब्लेम सारा है मोदी जी के ऊपर आ रहा है, और बट वाजपेयी जी ने ऐसा सारे प्रेशर्स को दरकिनार करते हुए मोदी जी को कंटिन्यू करवाया। 2004 से 2014 तक टीडीपी को असेंबली में डिफीट मिली क्योंकि कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग थी और कांग्रेस का जो थे जगन मोहन रेड्डी के फादर वाईएस रेड्डी, उनका इमेज अच्छी थी और कंट्रोल था, बट तेलुगु देशम पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी को ऑपोजिशन में एज ए ऑपोजिशन लीडर ही रहना पड़ा 2004 से 14 के बीच में। उस टाइम पे सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एक हवा भी थी कांग्रेस के फेवर में कंट्री में। अब बेसिकली तो ये चंद्रबाबू नायडू पहले कांग्रेस में थे, फिर तेलुगु देशम पार्टी थी और इनफैक्ट उस टाइम पर स्टैंपिंग लगी थी कि ये प्रो बीजेपी स्टांस में ही है, क्योंकि लोकल लेवल पर भी पॉलिटिक्स ऐसी थी कि ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते थे। तो 2014 तक तो ये इस तरह की पोजीशन रही। 2014 के अंदर ये वापस एनडीए में रहे आ गए और मोदी जी के साथ इनका पैचअप हो गया या जो भी था, जबकि बीजेपी अपने दम पर 272 सीट लेकर आई थी 2014 के जनरल इलेक्शंस में, बट इन्होंने सपोर्ट किया और उस टाइम पर ये सारी बात हो गई थी कि आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में डिवाइड किया जाएगा। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ही बात हो गई थी और 2013 में सारा ड्राफ्ट फाइनल हो गया। अब जब ड्राफ्ट फाइनल हो गया था तो उस टाइम कांग्रेस ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में ये बोला था कि हम, क्योंकि 2000 जब ये स्टेट बाइफरकेट हो रही थी हैदराबाद तो तेलंगाना को जा रहा था और आंध्र प्रदेश के पास कोई बड़ा इंडस्ट्री या मतलब उनको नुकसान हो रहा था रेवेन्यू का, तो स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब कांग्रेस गवर्नमेंट तो 2014 में गई, ना तो सेंटर में आ पाई ना और स्टेट डिवाइड हो चुकी थी। अब जब स्टेट डिवाइड हो गई तो उसके पहले आंध्र प्रदेश जो डिवाइडेड स्टेट थी उसके पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ही बने। तो इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को बोला कि आप हमें स्पेशल स्टेटस दिलवाएं, बट मोदी गवर्नमेंट जो थी और उसमें अरुण जेटली जी थे उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर, तो ना नुकुर चलती रही। अब बीजेपी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो अपने दम पर मेजोरिटी में आए थे। तो फाइनली क्या हुआ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए और 2018 के अंदर इन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। अब 2018 में जब अलग हो गए तो इन्होंने पहली बार उस टाइम पर तेलंगाना स्टेट के जनरल इलेक्शन आए तो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तेलंगाना में। बट ये जो चंद्रशेखर राव है बीआरएस, वो उसमें जीत के आए और इनका जो कांग्रेस से जाना था वो पॉलिटिकली खराब रहा एज ए टेन्योर और पब्लिक में भी इनकी इमेज काफ़ी खराब हुई। तो इन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे स्टेट लेवल पे, ये कंपल्शन है इनके साथ। तो अब जब आंध्र प्रदेश के इलेक्शन आए उसके बाद 2019 में
तो ये फिर भी नहीं जीत पाए 2019 वाले जो इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश के, और इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन में ही रहना पड़ा। बट ये है कि उस पीरियड के अंदर इनके साथ एक बैड फेस भी आया। इनको एक कोई स्कैम था, उसमें अरेस्ट भी हुए सितंबर 2023 में। 23 में अरेस्ट हुए, नवंबर में खैर वो बाहर आ गए, वहाँ के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से इनको बेल मिल गई। बट ये थोड़ा सा पीरियड इनके साथ टफ पीरियड रहा। अब उसके बाद 2024 में ये वापस एनडीए के साथ आए, और अब आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं और ये जीत कर आए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा करियर रहा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये स्टार्टिंग इन्होंने कांग्रेस के साथ की, उसके बाद एनडीए के साथ रहे और बीच में एक फेज इनका कांग्रेस का रहा। अब जो भी लोगों का सोचना है, कहना है, बट मेरी समझ ये है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं जा पाएंगे किसी भी कीमत पे। एक तो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी कांग्रेस का जाने में, और ये भी अब एज के उस फैक्टर में आ गए हैं कि ये समझ गए हैं कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और एनडीए के साथ रहने में ही बेनिफिट है। अब चंद्रबाबु नायडू की जो लाइफ है उसमें कुछ पर्सनल लेवल पे भी हम आपसे शेयर कर देते हैं। चंद्रबाबु नायडू बेसिकली एक बिजनेसमैन भी हैं, और साउथ इंडिया में एक एग्री ब्रांड है, एग्रीकल्चर ब्रांड है जो बहुत फेमस है, दैट इज डेयरी ब्रांड, नॉट ए प्योर एग्रीकल्चर ब्रांड, इट इज एग्री प्लस डेयरी ब्रांड, हेरिटेज फूड्स। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर मदर डेयरी है, वेस्ट में और पैन इंडिया में अमूल है, उस तरह से हेरिटेज फूड साउथ इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है। इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उनकी वाइफ नारा भुवनेश्वरी उसको मैनेज करती हैं। वो उस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी इन लोगों ने ही बनाई है और 1994 में उसको पब्लिक किया गया। आज की तारीख में कंपनी वो बहुत अच्छा कर रही है, और उसकी 3000 करोड़ की प्रेजेंट टर्नओवर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी एनएससी पे ऊपर। तो ये पर्सनल फ्रेंड में है, इनके एक ही बेटे हैं लोकेश, जो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में हमें देखेंगे, जिसको हम शायद नेशनल लेवल पे भी देखें। और इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी अपनी मदर इन लॉ के साथ हेरिटेज फूड को मैनेज करती हैं। वो उस फर्म में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो पढ़ी लिखी फैमिली है, और चंद्रबाबू नायडू को एक डिजीज भी है, इनको स्किन डिजीज है, और ये पर्सनल लेवल की बातें हैं। बट ओवरऑल इनका जो झुकाव है वो डेवलपमेंट की तरफ ही है। तो जब ये लास्ट इनका टेन्योर था एज ए चीफ मिनिस्टर 2014 से 2019 का चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इनको श्रेय जाता है कि जो स्टेट के अंदर किया मोटर्स, इसूजू मोटर्स, ये सबको ब्रांड्स को यही लेकर आए, और उसके बाद फॉक्सकॉम, ये ब्रांड्स इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए, जिसकी वजह से काफ़ी रोजगार मिला। अब जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिसमें ये मेजर कोalition पार्टनर बन के आए हैं, तो ये क्या करेंगे? एक तो पहले है स्पेशल स्टेटस लेंगे ही लेंगे आंध्र प्रदेश का, और वो देना भी चाहिए। इसके अलावा जो प्लान था जिसका कि अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो विजयवाड़ा या अमरावती, ये अमरावती को डेवलप करवाने का इनका जो प्लान था, जिसको कांग्रेस ने रोक दिया था, अब ये उस पर काम करेंगे, और अमरावती को जो है आउटर्स पे विजयवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के, उसको डेवलप करवाएंगे, और उसको काफ़ी ग्रांट एंड एवरीथिंग लेकर अदर कंपनीज भी लेकर आएंगे। तो डेवलपमेंट तो एकदम होनी है आंध्र प्रदेश की, और चंद्रबाबू नायडू राइट कैंडिडेट हैं आज की तारीख में आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। तो ये आपसे शेयर करना था आज के एपिसोड में। आपको अगर उम्मीद है ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा उत्साह बढ़ाएं। और इसके अलावा आप और किसी पॉलिटिशियन के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आप हमें कमेंट करें, हम उनके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, तब तक धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।